आज के इस वीडियो में हम लोग काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। बेसिकली हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसी दौरान कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे। ये स्टैंडर्ड 9th के फिजिक्स का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम लोग खासकर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस पूरे वीडियो में, और उस दौरान हम एनर्जी का जो यूनिट है, जो इससे पहले हमने बात किया थोड़ा बहुत जूल, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी, जब हम किसी भी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी पता करेंगे तो उस समय हम देखेंगे कि उसका जो यूनिट निकल के आएगा वो यूनिट जूल होगा। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए अगर हम काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगाते हैं, वैसे लगेगा वहाँ पर काइनेमेटिक्स के इक्वेशन अगर लगाते हैं तो वो थोड़ा लेंदी पड़ जाता है, लेकिन वहीं पर अगर हम वर्क एंड एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा आसान होता है। और फिर आगे हम काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के साथ इंटर रिलेट करेंगे, उन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है ये भी हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रॉब्लम ये कहता है, वैसे ये जो प्रॉब्लम है ये एनसीईआरटी से लिया गया, एग्जाम्पल 11.3 है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 15 kg का ऑब्जेक्ट है, 15 किलोग्राम मास का ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। हमें इसका काइनेटिक एनर्जी पता करना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में है, बहुत ही द सिंपलेस्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का मास बताया गया है और ये मूव कर रहा है और इसका जो वेलोसिटी है विच इज़ 4 मीटर पर सेकंड, हमें इसका काइनेटिक एनर्जी पता करना है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी हम कैसे पता करते हैं। हमें पता है कि एक बॉडी, मूविंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी, चलिए इसे नाम दे देते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो ई सब के काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी काइनेटिक, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बॉडी का मास इंटू उसका जो स्पीड है उस स्पीड का स्क्वायर। अगर इन वैल्यूज़ को मास के लिए 15 किलोग्राम और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है 4 मीटर पर सेकेंड, उसे वी के जगह अगर पुट करें तो देखें क्या मिलता है हमें। सो दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 15, मैं पूरा लिख रहा हूँ, 15 किलोग्राम इंटू 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड इसका स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं, चलिए हाफ इंटू 15, किलोग्राम को बाद में लिखते हैं, इंटू, चलिए किलोग्राम भी लिख देता हूँ फिलहाल, ओके 15 किलोग्राम इंटू 4 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16 और मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16। नाउ 8 इंटू 15 इज इक्वल टू 120, सो 120। अब देखें यूनिट को हम ऐसे लिखेंगे किलोग्राम, किलोग्राम, और फिर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ अगर मैं ये मीटर स्क्वायर इसे स्प्लिट कर देता हूँ मीटर इंटू मीटर में, तो हमें क्या मिलेगा देखिए। सो इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिखेंगे 120 किलोग्राम इंटू मीटर, सो मीटर को मैं बाद में लिखूंगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, ये मल्टीप्लिकेशन इसके साथ नहीं है तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, ये क्या है? ये न्यूटन है, सो दैट इज इक्वल टू 120 न्यूटन। वैसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इतना सारा चीज़ लिखना नहीं है, मैं तो चीज़ों को समझाने के लिए मैं ये सारा चीज़ लिख रहा हूँ। सो 120 ये तो बन गया न्यूटन और इंटू मीटर, और हमें पता है न्यूटन मीटर इज डिफाइंड एज जूल, सो दैट इज इक्वल टू 120 जूल। जूल के लिए जब हम इन शॉर्ट लिखते हैं तो जे लिखते हैं, और पूरा अगर लिखते हैं तो फिर JOULE, ये है जूल। इस समय ध्यान दें, जब हम जूल लिखेंगे तो जे स्मॉल लेटर में होता है, यही कन्वेंशन है, नॉर्मल कन्वेंशन है, इसी को लोग फॉलो करते हैं। और जब हम सिंगल जे लिखते हैं, सिर्फ जे लिखते हैं, तो वो कैपिटल लेटर में होता है। तो ये तो पहला क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि कितना काम करना होगा एक कार पे, जो कार 30 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उस पर काम किया गया और उसका वेलोसिटी बढ़ के 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। कार का मास जो है, ये मास 1500 किलोग्राम है, और ये एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल 11.4 है।
तो ये रहा कार जो कि मूव कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से। अब इस पे कुछ काम किया गया, इस पे फोर्स अप्लाई हुआ और उस फोर्स के कारण कुछ काम हुआ जिसके कारण कि इसका वेलोसिटी जो है वेलोसिटी बढ़ के 60 किलोमीटर पर आवर हुआ। तो यहाँ पर ये नॉन एसआई यूनिट है, देखिए 30 किलोमीटर पर आवर, ये भी नॉन एसआई यूनिट है। यहाँ पर चूंकि ये एसआई यूनिट है पर ये एसआई यूनिट नहीं है, इसीलिए बेहतर होगा कि अगर हम इन्हें भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करें। तो अब यहाँ पर देखें इसे हम कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे? यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। जो वेलोसिटी है उसका जो यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है एसआई यूनिट, वो मीटर पर सेकंड होता है। तो इसे मीटर पर सेकंड में सबसे पहले तो हमें कन्वर्ट करना होगा। सो 30 किलोमीटर पर आवर, हमें पता है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5 डिवाइडेड बाई 18 से मल्टीप्लाई करना होता है। फिर भी मैं एक बार इसे एलाबोरेट कर देता हूँ। सो दैट कैन बी रिटन एज 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर। सो 30 मैं यहाँ पर किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर लिख सकता हूँ। सो दिस इज 1 किलोमीटर, दिस इज 1 आवर। अब क्या है, 1 किलोमीटर को मीटर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए 30 इंटू 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर्स और 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो यहाँ से आप देखें ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 जीरोज़, और यहाँ से 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 और ये हो गया 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36। इसीलिए कहा जाता है किलोमीटर पर आवर अगर कोई वैल्यू रिप्रेजेंटेड है, कोई वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड है किलोमीटर पर आवर में, तो उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। तो 5 डिवाइडेड बाय 18 से हमें उसे मल्टीप्लाई करना होता है और यूनिट को चेंज कर देना होता है मीटर पर सेकंड में। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 30 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18, इतना मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ 6 इंटू 3 इज 18 एंड 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30, सो दैट विल बिकम 25 डिवाइडेड बाई 3, इतना मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इसे भी कन्वर्ट करना होगा 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, दैट इज इक्वल टू 60 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18, इतना मीटर पर सेकंड। आप कैलकुलेट करें, आप पाएंगे ये होगा 50 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकंड। तो मैं यहाँ पर इसे लिख लेता हूँ। सो दैट इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर इज 25 डिवाइडेड बाई 3, इतना मीटर पर सेकंड, और ये 60 किलोमीटर पर आवर है 50 डिवाइडेड बाई 3, इतना मीटर पर सेकंड। ओके, सो अब हम देखें ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एक तो हमारा टेम्पटेशन होता है, वैसे देखा जाए तो इसे हम वर्क एनर्जी से सॉल्व करेंगे। अगर किसी को वर्क एंड एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है तो उसमें एक टेंडेंसी आता है कि इसे सॉल्व किया जाए काइनेमेटिक्स से। ये सॉल्वेबल है, काइनेमेटिक्स से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा लेंदी पड़ जाता है। एक बार चलिए देख लेते हैं, अगर हम काइनेमेटिक्स से इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा अप्रोच क्या होगा और वो लेंदी क्यों पड़ता है, तब आपको ये वर्क एंड एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है इसका वैल्यू बेहतर समझ में आएगा। ओके, क्वेश्चन में पूछा गया कि इसका जो वेलोसिटी है इतना से इतना करने के लिए इस पे कितना काम करना होगा। तो ऑब्वियसली इसके वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए इस बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई होगा, कुछ डिस्टेंस तक ये फोर्स अप्लाई होगा। लेट से इतना डिस्टेंस तक ये फोर्स कंटिन्यूअसली अप्लाई किया जा रहा है इस बॉडी पे। कितना डिस्टेंस? एस डिस्टेंस तक। अब यहाँ पर देखिए, अगर फोर्स अप्लाई होगा इस बॉडी में तो इस बॉडी में ऑब्वियसली एक एक्सीलरेशन होगा, तो इस बॉडी में हुआ एक्सीलरेशन। अब क्या है देखिए, जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन एंड दिस फाइनल वेलोसिटी इज गिवन। इस प्रोसेस में यहाँ से लेके यहाँ तक जब तक फोर्स का एप्लीकेशन हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम इनके बीच का रिलेशन पता कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इस बॉडी पे जो वर्क किया गया होगा, वर्क डन इस बॉडी पे, दैट शुड बी इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा। सो फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। अब इस बॉडी का मास m है, वैसे मास गिवन है 1500 किलोग्राम। ओके, सो इसका मास m है, इस पे a एक्सेलरेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली F इज इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो उस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, फोर्स के जगह पे ma इंटू s, ये वाला s यहाँ पर। अब गौर करें, वर्क डन तो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये टर्म जो है एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ये अननोन है, सिर्फ मास हमें पता है।
ए और एस दोनों अननोन है और हमारे लिए नोन क्या है, यू और वी। तो काइनेमेटिक्स का कौन सा इक्वेशन ए एस यू और वी को इंटर रिलेट करता है? तो काइनेमेटिक्स का ये वाला इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस, ये इन दोनों को इन चारों को यू वी ए और एस चारों को इंटर रिलेट करता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम कहेंगे एम इंटू ए एस के जगह पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। आप यहाँ से इसे समझ सकते हैं, इस 2 को इस साइड में ले जाए, इस 2 को इस साइड में ले जाए तो डिनोमिनेटर में आएगा। सो ए एस इज इक्वल टू दिस वन। आप गौर करें, हमने जो भी यहाँ पर किया है वो हम डायरेक्टली भी पहुँच सकते थे, यहाँ तक डायरेक्टली पहुँच सकते थे। कैसे? कि यहाँ पर शुरू में काइनेटिक एनर्जी मान ले बॉडी का K1 है और फाइनली काइनेटिक एनर्जी हुआ K2, इस पे काम किया गया W। तो ऑब्वियसली जो काम किया जाता है बॉडी में वो उसके एनर्जी में स्टोर हो जाता है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा। वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम आगे बात करेंगे, फिलहाल आप ये जान के रखें कि हाइट में चेंज नहीं हो रहा तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा, ये हॉरिजॉन्टल रोड में चल रहा है। ओके, नाउ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज K1, उसमें कुछ काम किया गया जो कि उसके एनर्जी में स्टोर हो गया और स्टोर होने के बाद फाइनली उसका काइनेटिक एनर्जी K2 बना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वही चीज़ तो ये है, इसी को अगर आप ऐसे लिखते हैं हाफ इंटू मास इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो वही चीज़ तो यहाँ पर है। वैसे मैं एक लाइन और यहाँ से बढ़ा देता हूँ, यहाँ से दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। यही चीज़ है, अगर ब्रैकेट को हटाते हैं तो यही होगा। और ये भी वही कह रहा है कि K2 विच इज़ फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर्ड माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर। ये K2 का वैल्यू है, ये K2 यहाँ काइनेटिक एनर्जी जब वेलोसिटी v है, और K1 ये वैल्यू है, K1 है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब वेलोसिटी u है। ओके, सो ये चीज़ हम डायरेक्टली पहुंच सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेमेटिक्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे काइनेमेटिक्स के लिए हमें बहुत सारा यहाँ पर सॉल्व करना होगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए इसे हटा देते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर लिख दूँ 30 किलोमीटर पर आवर इज़ 25 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड और 60 किलोमीटर पर आवर इज़ 50 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। हम क्या करेंगे, वर्क डन पता करेंगे, बॉडी पे जो काम किया जाएगा वो होगा उसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर्ड माइनस हाफ एम यू स्क्वायर्ड। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हाफ एम और यहाँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इसे कॉमन ले लेते हैं। ओके, अब ऐसा करने का वैसे आप वैसे एम वी स्क्वायर्ड पता करने के बाद एम यू स्क्वायर पता करके फिर एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा लंबा हो जाएगा, अगर इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करेगा। ओके, देखते हैं, चलिए। बाय द वे इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट जूल होगा, इसका भी यूनिट जूल होगा क्योंकि ये एनर्जी है, जूल होगा इसका यूनिट, इसका भी यूनिट जूल होगा। तो ऑब्वियसली कोई भी वैल्यू जिसका यूनिट जूल है माइनस जूल यूनिट वाला कोई वैल्यू, तो ऑब्वियसली एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करें तो उसका भी यूनिट जूल ही होगा, इसका भी यूनिट जूल ही होगा। तो फिर चलिए, बहुत सारी चीज़ें किलोग्राम मीटर पर सेकेंड फिर उसका होल स्क्वायर, ये सारी चीज़ें मैं नहीं लिखूंगा, इसीलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया कि यूनिट इसका जूल होगा। अब वैल्यूज से पुट करते हैं, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज। सो हाफ इंटू मास कितना है 1500, किलोग्राम मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फाइनली डायरेक्टली हम लोग जूल लिख लेंगे, इनटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर 50 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर भी हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता है फाइनली यूनिट जूल होगा। सो 50 डिवाइडेड बाई 3 इसका स्क्वायर, वी स्क्वायर हो गया माइनस यू स्क्वायर, सो माइनस यू कितना है 25 डिवाइडेड बाई 3 उसका स्क्वायर, सो 25 डिवाइडेड बाई 3 उसका स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। सो हाफ इंटू, अच्छा यहाँ पर यूनिट लिख देते हैं जूल, हाफ इंटू 1500 इंटू, यहाँ से मैं इसे क्या करता हूँ, इसे 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर
माइनस 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर। यहाँ से हमने इसे स्क्वायर कर दिया। 50 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर इज 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर, और 25 डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, इतना जूल। ओके, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जगह कम पड़ गया मेरे लिए, तो इसीलिए यहाँ से थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ, इस चीज़ को हटा देता हूँ यहाँ से। आपको अगर नोट डाउन करना है थोड़ा पीछे जाकर नोट डाउन कर सकते हैं आप। ओके, सो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। क्या करना है हमें? अब इसे सॉल्व करना है। सो हाफ इंटू 1500 इंटू यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर 3 का स्क्वायर दोनों में है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर हम कह सकते हैं 3 इंटू 3, इसे हमने डिनोमिनेटर में कॉमन ले लिया। अब न्यूमरेटर में होगा 50 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर, 50 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर। अब गौर करें, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम यहाँ पर जूल भी लिख लेते हैं पहले। सो हम यहाँ पर उसी फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला को, और हम कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ए प्लस बी 50 प्लस 25 इज 75 इंटू ए माइनस बी 50 माइनस 25 इज 25 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3। 3 इंटू 25 इज 75 एंड 3 इंटू 500 इज इक्वल टू 1500, और 2 इंटू 250 इज 500। सो हमारे पास क्या वैल्यू बचा, क्या कैलकुलेट करना है? 250 इंटू 25 इंटू 25। ओके, सो 25 इंटू 25 इंटू 25 दैट इज 25 क्यूब। आप कैलकुलेट करें, 25 और 25 को गुना करें, दैट विल बी 625 एंड 625 इंटू 25, 625 इंटू 25 आप कैलकुलेट करें, दैट विल बिकम 15,625। और ये जो ज़ीरो है यहाँ पर 250 वाला जो ज़ीरो है, उस ज़ीरो को यहाँ पर पुट कर दें, तो इतना जूल काम करना होगा उस बॉडी पे, इस कार पे, कि उसका वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ आपको मौका मिले कि वर्क एंड एनर्जी का कॉन्सेप्ट जहाँ एप्लीकेबल हो, वहाँ काइनेमेटिक्स के बदले अगर वर्क एंड एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाए तो रिलेटिवली आसान पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कार्ट है, 10 किलोग्राम मास का एक कार्ट है जो कि आपके तरफ बढ़ रहा है विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। आपको इसे रोकना है विद इन 5 मीटर्स, मतलब ऐसा कार्ट जो है ये आपके तरफ जो बढ़ रहा है, इसे 5 मीटर के अंदर रोकना है। दिस लेंथ, जहाँ से आपने फोर्स का एप्लीकेशन शुरू किया, आप फिर से देख लें इस चीज़ को, यहाँ से आपने फोर्स का एप्लीकेशन शुरू किया और 5 मीटर के अंदर आपको रोक लेना है। सो दिस डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर्स। कैसे सॉल्व करेंगे? काइनेमेटिक्स से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हमने क्या देखा कि अगर वर्क एंड एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा तो इस तरह के सिचुएशन में ये आसान होगा। जब ये कार्ट आपके तरफ मूव कर रहा था, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से, इसका मास भी गिवन है, तो हम इसका काइनेटिक एनर्जी पता कर सकते हैं। इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगा, आपको इस पे कुछ काम करना होगा ताकि ये रुक जाए। इसका काइनेटिक एनर्जी है, रुक गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया। सो कुछ काइनेटिक एनर्जी था, उस काइनेटिक एनर्जी को खत्म किया जा रहा है, ज़ीरो बनाया जा रहा है। तो ऑब्वियसली आप काम करके उसके काइनेटिक एनर्जी को घटा रहे हैं। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी लेट अस से K1 था, यहाँ पर जब ये मूव कर रहा था K1 काइनेटिक एनर्जी था, और फाइनली काइनेटिक एनर्जी इसका K2 बना। चूंकि ये रुक चुका है, इसका वेलोसिटी 0 है, तो हाफ mv² ऑब्वियसली ये 0 होगा, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 0। नाउ इसके पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मास बताया गया और इसका वेलोसिटी बताया गया, सो ये कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ पर हाफ इंटू 10 किलोग्राम नहीं लिखता हूँ, मुझे पता है कि फाइनली इसका यूनिट जूल होगा, इंटू 4 मीटर पर सेकेंड इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, इतना जूल। सो 2 इंटू 8, सो 80 जूल हो गया, 80 जूल, सो 80 जूल, इतना इसके पास काइनेटिक एनर्जी था। अब क्या हुआ, इतना काइनेटिक एनर्जी था, आपने इसे रोक दिया। 80 जूल का काइनेटिक एनर्जी था, आपने कुछ काम किया इस पे, आपने इस पे काम किया और ये 0 हो गया। तो ऑब्वियसली आपको नेगेटिव काम करना होगा ना,
आप पॉजिटिव काम करेंगे तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, आपको काइनेटिक एनर्जी को जीरो करना है। इसका मतलब क्या है, आप जो काम करेंगे वो वर्क डन नेगेटिव होगा, दिस वर्क डन इज नेगेटिव, तब जाके 80 जूल 0 जूल में कन्वर्ट होगा। और आप ऑब्वियसली कितना काम करेंगे, नेगेटिव 80 जूल काम करेंगे। 80 जूल प्लस नेगेटिव 80 जूल इज इक्वल टू 0 जूल। इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, K1 के साथ W को जोड़ दे, मतलब K1 पे कुछ काम किया गया और ये K2 बना, और ऑब्वियसली W जो काम किया गया इस बॉडी पे, दैट W इज इक्वल टू K2 माइनस K1, और K2 हमने देखा कितना है, 0 जूल है, और K1 जो है ये 80 जूल है। तो ऑब्वियसली वर्क डन शुड बी नेगेटिव 80 जूल। इतना काम आपको करना होगा इस बॉडी पे, तब जाके बॉडी रुकेगा। और साथ ही साथ कहा गया है कि 5 मीटर के अंदर रोकना। आप इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली रोकने के लिए आपको इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना होगा। आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट जो है ठीक उल्टे डायरेक्शन में हो रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर का है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चूंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऑब्वियसली वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये जब डायरेक्शन अपोजिट होता है तो वर्क डन नेगेटिव होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वही नेगेटिव यहाँ पर लिखा गया। ओके, नाउ दैट वर्क डन इज 80 जूल। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि नेगेटिव एफ डी, ध्यान रखें ये एफ फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये डी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। नेगेटिव एफ डी इज इक्वल टू नेगेटिव 80 जूल। ओके, सो एफ इज इक्वल टू ये नेगेटिव साइन हटा देते हैं यहाँ से, नेगेटिव साइन हमने हटा दिया, और 80 जूल divided by d displacement which is 5 meter, so that is 16 न्यूटन। अगर न्यूटन इंटू मीटर जूल होता है तो जूल डिवाइडेड बाय मीटर शुड बी न्यूटन। तो आपको जो फोर्स अप्लाई करना होगा वो 16 न्यूटन का होगा, 16 न्यूटन का फोर्स होगा। और डायरेक्शन तो हमने पहले ही देख लिया, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा। और कितना फोर्स है, 16 न्यूटन का फोर्स आपको अप्लाई करना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मास है उसका, और वो मूव कर रहा विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से, और 25 जूल उसका काइनेटिक एनर्जी है। उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा जब उसका वेलोसिटी को डबल किया जाएगा, उसका वेलोसिटी डबल होते साथ उसके काइनेटिक एनर्जी कितना बन जाएगा। ओके, एक बार इसे देख लेते हैं, ये भी एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। ये मास m मास का बॉडी है, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। v वेलोसिटी से जब मूव कर रहा है, विच इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, ऑब्वियसली जब ये इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका एनर्जी है 25 जूल। अब क्या हुआ, इसका जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी बढ़ के 2v हो गया, दैट मीन 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक टेम्पटेशन होता है हमारा, हम टेम्प्टेड होते हैं। क्या टेम्प्टेड होते हैं कि इन दो इन्फॉर्मेशन से हम उसका वेलोसिटी पता कर ले, वेलोसिटी कितना होगा, माफ़ कीजिएगा, उसका मास कितना होगा, ये इन्फॉर्मेशन से हम उसका मास पता कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, हम इस वेलोसिटी को डबल करके ये देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। ये तो एक अप्रोच है। दूसरा अप्रोच बड़ा ही आसान है, उस पर हम आगे बात कर रहे हैं। सो पहले तो इस वाले अप्रोच को देख लेते हैं। यहाँ आप गौर करें, v का वैल्यू गिवन है विच इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमारा टेम्पटेशन होता है कि अगर इसका काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है, गिवन है, तो यहाँ से हम मास पता कर सकते हैं। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी विच इज़ इन दिस केस K1 इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसका मास पता कर सकते हैं। ये हमारा टेम्पटेशन होता है, लेकिन ये लंबा पड़ जाता है। पहले तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसे। हेंस m विच इज़ मास दैट इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ओके, तो फिर आप इसे कैलकुलेट करें तो आप ये पाएंगे 2 इंटू, मैं सिर्फ वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, जूल नहीं लिखूंगा यहाँ पर, सिर्फ 25 लिख रहा हूँ। मुझे पता है फाइनली जो इसका यूनिट होगा वो किलोग्राम ही होगा, सारे ऐसा यूनिट है।
यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का यूनिट एसआई में है और फिर वेलोसिटी जो है ये एसआई में है, तो जो मास है उसका भी वैल्यू जो आएगा वो एसआई यूनिट में ही आएगा और मास का एसआई यूनिट किलोग्राम है, ये हमें पता है। तो यहाँ पर बार बार मैं नहीं लिखूँगा। डिवाइडेड बाई वी का स्क्वायर दैट मीन 5 का स्क्वायर विच इज़ 25, इतना किलोग्राम होगा। सो 25 कैंसिल हो गया, 2 किलोग्राम। सो इसका मास जो है m इज इक्वल टू 2 किलोग्राम। अब क्या होता है, इसका वेलोसिटी डबल होता है, वेलोसिटी हो जाता है डबल, 5 मीटर पर सेकेंड से ये वेलोसिटी हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा ये हमें पता करना है। दिस टाइम द काइनेटिक एनर्जी इज K2 मान लेते हैं, एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू इसका जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी का स्क्वायर। दिस टाइम द वेलोसिटी इज 2v, सो उसका स्क्वायर। और वैल्यूज पुट करते हैं, 2 इंटू मास हमने पता किया 2 किलोग्राम है बॉडी का, इंटू 2v विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर तो 100 इतना मीटर स्क्वायर्ड पर सेकंड स्क्वायर्ड। वैसे हमें पता है कि यूनिट इसका जूल आएगा, अगर हम इन चीज़ों को नहीं लिखते तो भी चलता, फाइनली अगर जे लिख देते, जूल लिख देते तो भी चलता। ओके, ये 2 और 2 ये कैंसिल हो गया और हमें क्या मिला, 100 जूल। ओके, ये तो हम इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारा टेम्पटेशन भी होता है कि हम इस तरह से सॉल्व करें, लेकिन इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, वो शॉर्टकट तरीका भी हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर। 100 जूल इसका आंसर था, शॉर्टकट तरीका यूज़ करेंगे। देखिए, वेलोसिटी अगर डबल होगा काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले तो मैं लिख दूँ काइनेटिक एनर्जी इस बार के ही लिख रहा हूँ मैं, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू उसका बॉडी का मास इंटू उसका वेलोसिटी का स्क्वायर। अगर ये चीज़, ये v वेलोसिटी, ये अगर डबल हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, तो उसका स्क्वायर जो है, उसका स्क्वायर कितना होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। ओके, सो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। कौन, ये जो हाफ m v स्क्वायर्ड है, ये डबल होते साथ, v डबल होते साथ ये पूरा टर्म जो है 4 टाइम्स हो जाएगा, और बाकी चीज़ें तो सेम है, हाफ m तो सेम है। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है, ये ओवरऑल एक्सप्रेशन ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ओवरऑल एक्सप्रेशन हो जाएगा 4 टाइम्स, क्योंकि v स्क्वायर्ड 4 टाइम्स हो रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी अगर 25 जूल है, तो यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी v को डबल करते साथ या वेलोसिटी को डबल करते साथ 4 टाइम्स हो जाएगा। दैट मीन ये 25 का 4 टाइम्स 100 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखें कि उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा अगर वेलोसिटी 3 टाइम्स हो जाता है। सो वेलोसिटी जब 3 टाइम्स हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी जो है, ये काइनेटिक एनर्जी 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। सो ये 9 टाइम्स हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स हो जाएगा। और 9 टाइम्स होगा तो कितना होगा, जब इसी बॉडी का वेलोसिटी 3v होगा, उस समय इसका काइनेटिक एनर्जी कितना, 9 टाइम्स हो जाएगा। तो 25 जूल का 9 टाइम्स, 25 जूल का 9 टाइम्स 225 जूल, इतना जूल हो जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अगर मान लें कि v ये अगर 10 टाइम्स होता है, 10 टाइम्स हो जाता है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम्स होगा। सो उस समय काइनेटिक एनर्जी जो है 10 का स्क्वायर कितना है, 100। सो 100 टाइम्स हो जाएगा। अगर मान ले वेलोसिटी अगर ये हाफ हो जाता है, हाफ टाइम्स लिख देता हूँ मैं, हाफ हो जाता है, तो फिर हाफ के साथ टाइम्स लिखना सही है, आई डोंट नो। सो अगर हाफ हो जाता है ये, तो फिर काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ का स्क्वायर कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। सो 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4, तो फिर 1/4 टाइम्स हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा, और ये हाफ टाइम्स है। वेलोसिटी हाफ हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगा। उसी तरह से वेलोसिटी अगर 1/3 हुआ तो फिर 1/3 हुआ तो काइनेटिक एनर्जी जो है, ये काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम्स होगा, 9 टाइम्स घट जाएगा ये। ओके, इस तरह से आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ मूविंग बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम, एक बॉडी जो कि जिसका कि मास 2 किलोग्राम है, मूव कर रहा है, इसके मोशन के कारण इसका जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम है 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हमें इसका काइनेटिक एनर्जी पता करना है। कैसे पता करेंगे काइनेटिक एनर्जी? ओके, यहाँ पर आप गौर करें, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास तो गिवन है, यहाँ से हम इसका वेलोसिटी पता कर सकते हैं। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम डिवाइडेड बाय मास।
तो यहाँ पर हम कहेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम इज 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2 किलोग्राम। सो ये बन जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। 8 मैं एक बार लिख देता हूँ, 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इतना तो इसका मोमेंटम हो गया। मोमेंटम डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हम पता कर रहे हैं। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड विच इज मोमेंटम डिवाइडेड बाय उसका मास विच इज 2 किलोग्राम। सो यहाँ से किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। सो 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड इस बॉडी का वेलोसिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी, सो इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू मास 2 किलोग्राम, किलोग्राम मैं नहीं लिख रहा हूँ, फाइनली हम जूल लिख लेंगे इसका यूनिट, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट, इनटू इसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर, चलिए मीटर पर सेकंड तो नहीं लिखेंगे, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इतना जूल। कैलकुलेट करते हैं, सो 4 का स्क्वायर 16 जूल हो गया। तो ये इसका काइनेटिक एनर्जी हमने पता किया। वेल, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, इन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन, एक बार देख लेते हैं और उससे भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, चलिए ई सब के लिखते हैं तो अच्छा दिखता है। सो दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू उसका वेलोसिटी जो है उस वेलोसिटी का स्क्वायर। इसी चीज़ को चलिए मैं ऐसे लिखता हूँ, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। हम क्या करते हैं यहाँ पर, मोमेंटम का कॉन्सेप्ट को अगर इंट्रोड्यूस करना है उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम m से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस टर्म को, न्यूमरेटर को, तो क्या बन जाएगा, ये m स्क्वायर v स्क्वायर बन जाएगा और mv इज इक्वल टू मोमेंटम। तो यहाँ मोमेंटम को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सो मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई करेंगे m जब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m स्क्वायर बन जाएगा, और न्यूमरेटर में अगर m मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी हमें m मल्टीप्लाई करना होगा, वरना फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। इसके साथ इसे बराबर रखने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर हमें मल्टीप्लाई करना होगा। सो हमने सेम नंबर मल्टीप्लाई किया। ओके, नाउ m स्क्वायर v स्क्वायर कैन बी रिटन एज mv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये बन गया 2m, और mv क्या है, mv है मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर विच इज मोमेंटम स्क्वायर, दिस इज मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू उस बॉडी का मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास ऑफ दैट बॉडी। वेल, इस फार्मूला को भी अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं तो भी हमें यही वाला ऑब्वियसली आंसर मिलना चाहिए, यही वाला आंसर मिलेगा। एक बार चलिए इसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। हमें क्या पता करना है, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी, जो कि हमने ऑब्वियसली यहाँ पर पता किया, उसी चीज़ को यहाँ पर फिर से हम इस फार्मूला से पता कर रहे हैं। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये वाला जो फार्मूला है ये, कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। इस फार्मूला को ही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी पता करेंगे। सो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, पी का वैल्यू कितना है 8, सो 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू m इज 2 किलोग्राम, सो 2। यूनिट यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं है, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल ही होगा। अब आप देखें ये क्या बन गया, 8 इंटू 8, सो 8 इंटू 8 divided by 2 into 2, obviously 2 into 4, 2 into 4, so 4 into 4 is equal to 16 और यूनिट होगा इसका जूल, 16 जूल। आप इस तरह से भी पता कर सकते हैं। तो हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच कुछ इस तरह का रिलेशन है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगले वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड 9th के लिए वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।